क्या आपको पता है इंडिया से अब्रॉड जाने वाले 70 से 80% लोगों को पता ही नहीं है कि वर्क परमिट क्या है। वर्क परमिट कैसे निकलता है, कितना पैसा होता है और कितनी प्रोसेस लगती है। वो एजेंट को अपने पैसे भी देते हैं, 5 से 10 लाख खर्चा करते हैं, अपना समय खराब करते हैं और बाद में लास्ट में उनको मिलता है क्या? रिफ्यूज़ल। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि नॉलेज इज़ मोर देन इनफ। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि कौन सी प्रोसेस में क्या होता है, तो आपके लिए सारी प्रोसेस इजीली डन हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो एंड तक देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर वर्क परमिट की बात करें तो वर्क परमिट एम्प्लॉयर इशू करता है और एम्प्लॉयर वो फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल्स भरता है। उसके बाद आपसे आपका पासपोर्ट की कॉपी लेता है और आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर आपकी साइन करवाता है। और अगर वो बंदा आपको कोई स्किल वर्क पे ले रहा है तो उसके पास स्किल के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कोई बंदा शेफ में काम कर रहा है और उसको रेस्टोरेंट में काम करना है, तो वो बंदा रेस्टोरेंट में काम करने के लिए उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, अगर वो सबमिट करवाता है तो बहुत इजीली वर्क परमिट इशू हो जाती है। वैसे देखा जाए तो कैंसिल होने के चांस बहुत ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इन लोगों को प्रूव करने के लिए थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। और उसके बाद वो एम्प्लॉयर आपके सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वो सब मिला के वो जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस में। गवर्नमेंट ऑफिस में वो पेमेंट करता है आपकी वर्क परमिट की प्रोसेस के लिए। अगर वर्क परमिट की प्रोसेस में कितना पेमेंट लगता है उसकी बात की जाए तो सीजनल वर्क परमिट में अराउंड 2200 के आसपास इंडियन रुपीस में लगता है। और अगर वर्क परमिट की बात करें, जो हमारे नेशनल वर्क परमिट बोलते हैं जिनको, डी वीज़ा, तो वर्क परमिट की बात करें तो वर्क परमिट में ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास लगता है और इतना ही चार्ज होता है गाइस। अगर आप ये भी सुन के शॉक हो रहे हो तो हाँ, ये शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वर्क परमिट की ओरिजिनल प्राइस कितनी है। लेकिन ये उनके ही लिए है जो जेन्युइन वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे सुंदर पिचाई साहब, जो अभी गूगल के सीईओ है, उन्होंने, क्या आपको लगता है कि उन्होंने अमेरिका जाने के लिए वर्क परमिट अप्लाई की थी? नहीं, वो अपनी स्किल के बेस पे गए हैं। वैसे ही आप लोग कोई भी अपने हिसाब से कोई भी अच्छी जॉब आप सर्च करके या ढूंढ के अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। और जो बंदा के पास नॉलेज नहीं है या स्किल नहीं है, वो भी, उसके लिए भी ये सब डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आप ये भी पूरा वीडियो देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये चीज़, जो बंदा पोलैंड में रहता है या तो फिर इंडिया में रहता है, उन दोनों के लिए सिमिलर है। क्योंकि जो इंडिया में रहता है उसको चाहिए वर्क वीज़ा, और जो पोलैंड में रहता है उसको अपनी टीआरसी रिन्यू करवानी होती है। तो उन दोनों को भी सेम प्रोसेस लगता है। तो प्लीज़ आप दोनों वीडियो पूरा देखना, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो फ्यूचर में भी लोगों को हेल्प करता रहेगा। वर्क परमिट इश्यू होने के बाद गवर्नमेंट आपको वो कॉपी पीडीएफ में, मेल में, एंड जो हार्ड कॉपी होती है वो पोस्ट में आपको भेज देता है, आपके जो एम्प्लॉयर का एड्रेस दिया होता है उसकी। उसके बाद एम्प्लॉयर वो आपको वर्क परमिट देता है। आपको सब कुछ चेक करना है कि आपका नाम शाम सब सही है, और ये भी चेक करना है कि आपका जो अंदर नीप नंबर है, केआरएस नंबर है, एड्रेस कहाँ का है, प्लस उसमें कितनी सैलरी लिखी हुई है, कौन सी जगह पर कौन सी पोस्ट पे आपको काम मिल रहा है, ये सब आपको अच्छे से देख लेना है। क्योंकि अगर उसमें थोड़ी भी गलती हो गई तो आपके शायद कल फ्यूचर में जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसमें लफड़ा होगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा बहुत केयरफुल से, या तो अगर आपको चेक करवाना है तो मुझे मेल कर सकते हो, मैं सबके मेल के रिप्लाई भी देता हूँ। ओनली वर्क परमिट चेक करवाने के लिए मुझे मेल कीजिए, क्योंकि आप नॉर्मल क्वेश्चन मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अपने वर्क परमिट मुझे मेल कीजिए, मैं आपको सब कुछ चेक करके बताऊँगा। मैं भी वैसे तो एन निक नंबर, केआरएस नंबर, एड्रेस और कितना टैक्स भरा है वो कंपनी ने लास्ट 3-4 साल में, वही चेक करता हूँ। तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो मेरे को भेजो, मैं खुद चेक करके आपको बताऊँ। हमारा वर्क परमिट इशू हो जाता है तो जो बंदा पोलैंड में रहता है उसके लिए कम डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पोलैंड में आ चुका है। तो उसको अभी और डॉक्यूमेंट की उतनी आवश्यकता नहीं है। जब जो कोई बंदा पहली बार शेंगन कंट्री में एंट्री लेता है तो उसको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पहली बार अपना इंट्रोडक्शन के दे रहा होता है शेंगन कंट्री में।
तो उसके लिए आपको पूरा जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी मैं डिटेल दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करवाना है और किसको नहीं, कौन से डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है और कौन से डॉक्यूमेंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको करवाने ही पड़ेंगे और जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप अपने हिसाब से करवा सकते हो, क्योंकि कई लोगों को सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो आप फालतू डॉक्यूमेंट रख के कॉन्सुलेट का टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो, क्योंकि वो कॉन्सुलेट का टाइम वेस्ट होता है तो वो बोर होता है और फिर आप नेगेटिव डिसीजन देता है। यही रीज़न है कि 10 नंबर का रीज़न आता है सबको। क्यों बोले कि उनको श्योर ही नहीं है कि आप किस लिए जा रहे हो, क्योंकि आपने अप्लाई किया है वर्क परमिट के लिए और आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो किसी और चीज़ का। तो ऐसा मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आए। पहली बात होती है पासपोर्ट की। पासपोर्ट की वैलिडिटी ऑलमोस्ट 90 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 6 महीने से ज़्यादा रखो, क्योंकि आजकल वीज़ा प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा हो। हाँ, तो दूसरा है गाइस वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सब की सब फर्स्ट एबीसीडी में ही लिखो अपना पूरा डिटेल्स सब कुछ, क्योंकि एक बंदे का मुझे मेल आया था, उस बेचारे का उसकी वजह से रिजेक्शन आया, क्योंकि उसकी डिटेल्स सही नहीं थी, पासपोर्ट की और वीज़ा एप्लीकेशन की डिटेल्स मैच नहीं हो रही थी, इसीलिए उस भाई का रिजेक्शन आया। तो प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि आप कोई मिस्टेक ना कीजिए और मेल और फ़ोन नंबर अपना ही दे, या तो फिर वही दो जो मेल आप VFS में यूज़ करने वाले हो, क्योंकि अभी ड्रॉ सिस्टम में 2-3 लोगों का ऐसा हो चुका है कि उनके जो है मतलब उनको हैक तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो अगर आपका वीज़ा एप्लीकेशन में जो मेल होता है, अगर VFS में भी वही मेल से आप सबमिट करवाते हो तो आपके चांस बढ़ जाते हैं। बाकी तो लक के ऊपर है, लेकिन ये आपको मैंने बता दिया। और दूसरी चीज़ ये कि टाइम और मतलब डेट एंड साइन उसी दिन कीजिए जिस दिन आप सबमिट करवाने वाले हो। जैसे कि आपका सबमिशन डेट है 2 नवंबर, तो आप साइन करोगे और डेट लिखोगे 2 नवंबर की, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन आप उसी दिन भर रहे हो, वैसा काउंसलेट को लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना 1.5 महीना पहले की डेट लिख के आप साइन कर दो, क्योंकि वो फॉर्म उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, लेकिन वो जब साइन चेक करेगा उस टाइम लफड़ा होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अप टू डेट रहो। तीसरा पॉइंट है मेन इंपॉर्टेंट, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट को भरना कंपलसरी है गाइस, क्योंकि चेकलिस्ट आपका फेस है आपका वीज़ा एप्लीकेशन का, क्योंकि चेकलिस्ट में आप मेंशन करते हो कि आप कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हो एंड कौन से डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करवा रहे हो। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आप चेकलिस्ट पूरा कंपलसरी लिखिए और कौन से डॉक्यूमेंट में आप सबमिट करवा रहे हो उसके आगे यस का साइन कीजिए, ताकि उसको भी पता चले और हमें भी याद रहे कि हमने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया। चौथा है कवर लेटर गाइस। कवर लेटर ये आपका, मैं तो कहता हूँ आपका बायो या इंट्रो के जैसा है। अगर आप किसी से शादी करने जाते हो तो आप अपना बायो दिखाते हो, वैसे ही कवर लेटर है। कवर लेटर में आपको अपना नाम, जो एम्प्लॉयर है उसका नाम, कहाँ पर काम करने वाले हो, कौन सी डेट से काम करने वाले हो, कहाँ पर वो कंपनी का लोकेशन कहाँ पर है, और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, ये सब कुछ आप आराम से लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर में मिस्टेक हो सकती है तो प्लीज़ आप AI टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी गूगल का जो है और वो भी है और चैट GPT भी है, तो आप किसी का भी यूज़ करके अपनी ग्रामर मिस्टेक ठीक कर सकते हो। पांचवा है डॉक्यूमेंट्स जो आपको कंफर्म करता है कि आपकी पर्पस क्या है, वीज़ा अप्लाई करने का पर्पस क्या है। तो हम इधर वर्क परमिट की बात कर रहे हैं, तो वर्क परमिट में आपको बस जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कवर लेटर जो कंपनी का मतलब जो मेन लेटर आपको पहले देता है कि भाई ये आपकी जॉब है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, वो, और आपका वर्क परमिट और अकोमोडेशन लेटर। अगर आपकी कंपनी और भी जेन्युइन आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है तो आप उनसे टैक्स के भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, ताकि कंसुलेट को लगेगा कि ये कंपनी थोड़ा ज़्यादा ही जेन्युइन है, तो आपको इजीली वीज़ा दे देगा। और उनको जो 10 नंबर का या तो 8 नंबर का जो रिजेक्शन लगता है वो लगने के चांस बहुत ना के बराबर हो जाए। कई बंदे पूछते हैं मुझे कि सर हमें NOC की ज़रूरत है कि नहीं है। मुझे मेल में आया था मैसेज एक भाई का, वो कतार में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि सर मैं वर्क परमिट अप्लाई करने वाला हूँ, कई लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप NOC डालो,
एनओसी मतलब नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये उसी लोगों के लिए लगता है जो किसी कंपनी के साथ बॉन्ड हो, या तो फिर कोई लंबे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बॉन्ड हो, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप गल्फ कंट्री में रहते हो तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एनओसी लेटर ले लेना है अपनी जो रिसेंट एम्प्लॉयर है, आप जहाँ पर काम कर रहे हो उधर से। आपका बैंक स्टेटमेंट या तो सैलरी स्लिप आप वो भी रख सकते हो, ताकि क्या होता है फ्यूचर में आपको पोलैंड की गवर्नमेंट को या तो फिर कतार की गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ऊपर। एनओसी उनके लिए ही लगता है जो किसी कंपनी के साथ बॉन्ड होता है। तो अगर आप किसी की कंपनी के साथ बॉन्ड नहीं हो तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप एनओसी मत डालो। हाँ, आप सैलरी स्लिप ये सब कभी भी डाल सकते हो अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस अगर दिखा रहे हो तो अभी बात करते हैं गाइस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई जॉब वर्क परमिट पे जा रहे हो और उधर आपने अपनी स्टडी दिखाई हुई है कि आप इस स्टडी के या तो इस स्केल के बेस पे आप उधर काम करने वाले हो, तो आप स्टडी के डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज भी है, तो इधर की गवर्नमेंट जिनकी मान्यता नहीं देती उनको अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ उतना खर्चे वाला नहीं है, तो आप सभी अपोस्टाइल करवा के ही अपने स्टडी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए। उतनी ज़रूरत भी नहीं है, बस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसकी वजह से आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी। हाँ तो गाइस अभी बात करते हैं पीसीसी की। पता नहीं इन लोगों ने पीसीसी को कंपलसरी डॉक्यूमेंट में या तो मेन डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं रखा, क्योंकि पीसीसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर पीसीसी ये प्रूव करता है कि आप कोई क्राइम करके या फिर कोई गलत काम करके देश छोड़ के नहीं जा रहे हो, तो पता नहीं इन लोगों ने पीसीसी को मेन डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं रखा, ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में इन लोगों ने रखा हुआ है। तो पीसीसी ज़रूर करवाइए, क्योंकि पीसीसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी चीज़, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर पीसीसी को भी अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। नहीं, पीसीसी को अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीसीसी को आप गवर्नमेंट के द्वारा ही इश्यू किया जाता है, क्योंकि वो पुलिस ही करता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मतलब पीसीसी तो गवर्नमेंट के द्वारा ही इश्यू किया जाता है, तो उसको अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सीवी पे। अगर आपको आपकी स्किल पे ऊपर जॉब मिली है तो सीवी बिल्कुल रखिए, क्योंकि सीवी आपका पास्ट एंड प्रेजेंट वो प्रेजेंट करता है, तो इसलिए सीवी आपको ज़रूर रखना चाहिए। फ्लाइट टिकट, तो फ्लाइट टिकट में गाइज ये है कि आपको ओनली डिपार्ट की ही टिकट निकालनी है, रिटर्न की टिकट नहीं निकालनी। आपको रिटर्न टिकट तभी लगेगी जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हो। आप टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप वर्क परमिट पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं है। तो यह भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा गाइस। उसके बाद है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस, क्योंकि अगर आपको ट्रैवल करते हुए आप बीमार हो गए या तो फिर एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ना हो, मैं तो चाहता हूँ कि आपको कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ भी खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो आप उस टाइम आपका पास ट्रैवल इंश्योरेंस होगा, तो उसकी वजह से आपको सारवार भी मिलेगी, मेडिकल आपका मेडिकल भी फ्री में होगा कोई भी कंट्री में, क्योंकि वो ट्रैवल इंश्योरेंस वही तो इंश्योर करता है कि आपके रूट है जो आपका पोलैंड से लेके इंडिया तक का जो रूट है, उस टाइम में बीच में कुछ भी होता है ट्रैवल में, तो वो आपको आपके पैसे आपकी सारवार सब कुछ फ्री में देता है। कई लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ये एक ही है। नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए पोलैंड के लिए। जब आप पोलैंड में आओगे तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे हैं कि नहीं है, आप पैसे कितने बचाते हो कि नहीं बचाते हो, या तो फिर आप कोई बीमारी लेके पोलैंड में आए हो, तो आपकी सारवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो आप कोई जैसे कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख का भी हॉस्पिटल का चार्ज आप पे कर सकते हो, क्योंकि पोलैंड में हो या कोई और भी यूरोपियन कंट्री में हो, यहाँ पर मेडिकल बहुत महंगा है। तो इसलिए ये भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अकोमोडेशन, वैसे तो अकोमोडेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉयर ही देते हैं, लेकिन एक बार फिर भी आप चेक करके मेंशन कर सकते हो कि भाई मैं इधर रुकने वाला हूँ या उधर रुकने वाला हूँ। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन इशू नहीं करता, या तो फिर आपको मतलब क्या है कि आपको उधर वो नहीं रखने वाला,
तो आप कोई हॉस्टल या होटल या तो कोई घर का जो अपने दोस्त का हो उधर का अकोमोडेशन आप प्रूफ में दे सकते हो कि मैं उधर रुकने वाला हूँ, तो वो लोग आराम से आपको वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि वो वेरिफिकेशन आता है। तो वो कृपया आप अच्छे से सच में बताइए। अब बात करते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स गाइस यही रीज़न है, आप यहीं पर ध्यान दो, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स में जो आप लोग गलती करते हो जिसकी वजह से आपको 10 नंबर का रिजेक्शन बार बार आता है। क्योंकि अगर आपकी वर्क परमिट मान लो कि आईटी कंपनी में लगी है और आप उधर एक्सपीरियंस दिखा रहे हो अपने वेल्डर का या तो फिर ड्राइविंग का, उसमें उसको कोई लेना देना नहीं है, तो आपको वो दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो अपना कंसुलेट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो गाइज ये सब मत दिखाओ। अगर आपको कौन से डॉक्यूमेंट दिखाना है, जैसे कि आप कोई आईटी कंपनी में काम करने जा रहे हो और आपके पास आईटी रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके पास एक्स प्लस प्लस या तो फिर सी प्लस प्लस या तो फिर जावा पैंथर वो, और या तो फिर प्रोग्रामिंग का, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास है, तब भी उधर सबमिट करवाओ। क्योंकि आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे उतना ही उसको ज़्यादा फोकस में या तो फिर उसका टाइम वेस्ट होगा। और आप सबको पता है कि अगर आपको भी कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट चेक करने को दे दे बिना काम के, तो आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो आप बिल्कुल ये सब मत कीजिए। ये सब करने से कॉन्सुलेट का टाइम वेस्ट होगा और उसको बोरिंग होने की वजह से वो आपको शायद रिजेक्शन भी दे सकता है। बात करें गाइस बैंक बैलेंस की, तो उन्होंने पूरे वर्क परमिट की चेक लिस्ट में कहीं भी मेंशन नहीं किया कि आपको कितना बैलेंस दिखाना चाहिए। लेकिन अगर मेरी माने तो आप बैंक बैलेंस दिखाओगे तो उनको प्रूफ मिलेगा कि आप इधर सेटल होने के लिए नहीं आ रहे हो, आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आप स्किल के लिए बेस पे अपनी लाइफ इंजॉयमेंट करने के लिए या तो फिर वर्क करने के लिए इधर आ रहे हो। उनका आपका कोई इरादा नहीं है कि आप इधर से उधर होने वाले हो, क्योंकि अगर आपके पास बैंक बैलेंस होगा तो उनको भी पता चलेगा कि ये बंदे के पास पैसा है। कितना पैसा दिखाना है, तो कोई भी कंट्री का आप मिनिमम सैलरी एक महीने का वो मल्टीपल आप 12 कर लो, तो वो मिनिमम से आपको पेमेंट दिखाना है। तो अगर आप उतना दिखाते हो तो वेल डन है गाइस, क्योंकि उसके पास कोई रीज़न ही नहीं होगा कि आपको रिजेक्शन दे दे। और ये सब सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी फाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपके वीज़ा रेशियो को और हाई कर देगी। बाकी और डॉक्यूमेंट्स गाइस जो आपकी फाइल को या आपकी जॉब जो रिलेटेड जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको सपोर्ट करने वाले ही डॉक्यूमेंट रखो। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट्स रखोगे उतना ही कॉन्सुलेट का दिमाग घूमेगा। इसलिए ये सब मत करो, अपना और कॉन्सुलेट का टाइम बचाओ और जो ज़रूरी चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स वही रखो। आपको कोई 50 या 100 पत्तों की फाइल बना के उसको नहीं देना, क्योंकि बुक पढ़ने कोई नहीं बैठेगा आज के ज़माने में, वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ही देखेगा, तो उसी के बेस पे ही आपको वीज़ा या रिफ्यूज़ल देगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट जितने कम हो सके और जितने ज़रूरी है उतने ही रखें। और लास्ट में है अपना रेसिडेंसी प्रूफ। तो आप इंडिया में कौन सी जगह पे रहते हो वो प्रूफ आपको सबमिट करवाना है। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, तो उसमें हो गया अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या तो अपना रेशन कार्ड हो गया, या तो फिर आप अपना आधार कार्ड की कॉपी भी रख सकते हो, जो आपको प्रूव करता हो कि आप उसी टाइम मतलब उसी जगह पे रहते हो। मैं खुद की बात करूं तो मैंने खुद का राशन कार्ड दिया हुआ था, क्योंकि मैं गांव का बंदा हूं, हमारे उधर ऐसे सिटी के जैसे नंबर नहीं होते घर के, तो मैं राशन कार्ड का नंबर दिया था। यही डॉक्यूमेंट्स का ट्यूटोरियल था जो मैंने आपके बताए। वो सब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो भरोसा रखिए आपकी फाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको रीज़न नहीं मिलेगा आपको कोई भी रिजेक्शन का या उसका। अगर आपकी वर्क परमिट और सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आप मान के चलिए कि आपका वीज़ा रेशियो बहुत हाई होने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि फालतू के डॉक्यूमेंट्स उधर मत रखिए, क्योंकि वो भी एक इरिटेट करने वाली चीज़ है। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये भी डॉक्यूमेंट क्या करना है रख देते हैं, नहीं, ये भी मत रखो। और आपको आगे की प्रोसेस चाहिए, आगे की प्रोसेस डिटेल में चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि मुझे आगे की प्रोसेस जानना है। तो मैं आगे की प्रोसेस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे अगर इंडिया में प्रोसेस होता है वीएफएस का, या तो वो
आपको पता नहीं है बिल्कुल, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करके आपको बताऊंगा स्किल सब कुछ। तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और आपको वीडियो अगर सच में लगा हो कि इन्फॉर्मेशन मैं सच में आपको अच्छी दे रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस यही आपका प्यार है, और मैं आप लोगों का प्यार देख के मैं बहुत खुश हूँ गाइस। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ईमेल पे आ रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जिनसे मैं बात नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि उतने बंदों के मैं अभी एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता गाइस। तो कृपया थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए मेरे लिए। मैं जल्द ही आपको मैसेज में या तो फ़ोन में या तो मेल में आपको रिप्लाई करूँगा। और मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं वर्क परमिट इशू नहीं करता गाइस। मैं बस आपको गाइडलाइन देता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से ऐड करना है, या इन्फॉर्मेशन देता हूँ, या तो फिर आप पोलैंड में आओगे तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। मैं एजेंट नहीं हूँ कि आपसे पैसा लेके आपको वर्क परमिट इशू करता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे ये सवाल मत पूछिए कि आप कितने में वर्क परमिट करते हो, वो करते हो। मैं नहीं करता हूँ गाइस। आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, खुद अप्लाई करो। अगर नहीं होता तो एक अच्छा सा लॉयर ढूंढ के अपने आप ही आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सस्ते में। तो फिर बी हैप्पी, मेक फैमिली हैप्पी गाइस। बाय।